नमस्ते। सोचिए एक ऐसा साम्राज्य जिसने पूरे 300 सालों तक राज किया हो। एक ऐसी कहानी जिसमें एक बेहद शानदार शुरुआत है, दौलत से भरा एक सुनहरा शिखर है और फिर उथल-पुथल से भरा एक नाटकीय पतन। आज के इस एक्सप्लेनर में हम मुगलों के इसी 300 साल के इतिहास को डिकोड करने वाले हैं, जिसने भारत का नक्शा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब जरा इमेजिन कीजिए, अगर हम भारत के इतिहास से लाल किला या ताजमहल जैसी इमारतों को पूरी तरह हटा दें, तो हमारा देश कैसा दिखेगा? कुछ अधूरा सा लगेगा ना? ये सवाल इसलिए इतना अहम है क्योंकि मुगलों की छोड़ी हुई विरासत हमारी सांस्कृतिक और वास्तुकला की जड़ों में बहुत गहराई तक रची बसी है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। हम इतनी दूर आए हैं, तो अब दिल्ली जीते बिना वापस नहीं लौटेंगे। ये बेहद शक्तिशाली और कॉन्फिडेंस से भरे अल्फाज थे ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के। तैमूर और चंगेज खान का वंशज, जो एक वक्त पर खुद को साबित करने के लिए काफी संघर्ष कर रहा था, उसने भारत रूपी इस सोने की चिड़िया को हर हाल में जीतने की ठान ली थी। तो चलिए इस ऐतिहासिक टाइमलाइन में गोता लगाते हैं। इसे हम 5 हिस्सों में समझेंगे। मुगलों का आगमन, पानीपत की पहली लड़ाई, हुमायूं से लेकर अकबर का सफर, साम्राज्य का स्वर्ण युग और आखिर में औरंगजेब और पतन। इससे हमें 1526 से लेकर 1857 तक का पूरा सफर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। शुरुआत करते हैं मुगलों की एंट्री से। कहानी शुरू होती है फरगना से, जो आज के उज़्बेकिस्तान में है। वहां से निकाले जाने के बाद महज 12 साल की उम्र में गद्दी संभालने वाले बाबर ने पहले काबुल पर अपना कब्जा जमाया और फिर उसकी नजरें सीधे तौर पर भारत की बेहिसाब दौलत पर टिक गईं। अब आपको जानकर शायद हैरानी हो, पर बाबर ने कोई सीधा हमला नहीं किया था। उसे बुलाया गया था। 1525 के आसपास भारत पर इब्राहिम लोधी का राज था, जो अपने ही लोगों के बीच काफी सनकी माना जाता था। उसे गद्दी से हटाने के लिए खुद उसके चाचा अलाउद्दीन लोधी और पंजाब के गवर्नर दौलत खान ने बाबर को इनवाइट किया। बाबर के लिए तो मानो ये एक जैकपॉट था। और फिर आता है भारतीय इतिहास का वो टर्निंग पॉइंट, पानीपत की पहली लड़ाई। यही वो ऐतिहासिक पल था जब भारतीय युद्ध के मैदान में पहली बार गन पाउडर और तोपों का इस्तेमाल हुआ। इस लड़ाई के नंबर सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। एक तरफ इब्राहिम लोधी की विशाल सेना थी, जिसमें करीब 1 लाख सैनिक और 300 युद्ध के हाथी थे। इतिहासकारों ने तो इसे सेना की बजाय एक मेला कह दिया था। और दूसरी तरफ बाबर, जिसके पास सिर्फ 12,000 सैनिक और बारूद वाली तोपें थी। कागज पे देखें तो बाबर के जीतने का कोई चांस ही नहीं था। लेकिन गेम चेंजर था ये नंबर 600। बाबर के तीरंदाज कोई आम सैनिक नहीं थे। उनका एक तीर 600 मीटर दूर तक जा सकता था, वो भी 4000 पाउंड के जबरदस्त फोर्स के साथ। और वो हर 5 सेकंड में एक तीर चला सकते थे। ये एक तरह से उस जमाने की मशीन गन जैसी मारक क्षमता थी। मतलब साफ है, बाबर ने ये लड़ाई भीड़ से नहीं बल्कि एक मास्टरमाइंड वाली रणनीति से जीती। उसने सबसे पहले एक खाई खुदवाई ताकि लोधी की सेना ज्यादा फैल ना सके। फिर बैलगाड़ियों को चमड़े की बेल्ट से बांधकर एक लंबी दीवार जैसी कतार बनाई। उनके बीच के गैप में अपने अचूक तीरंदाजों को खड़ा किया और बीच बीच में तोपें सेट कर दी। जब तोपें गरजनी शुरू हुईं तो उनकी कान फाड़ देने वाली आवाज से लोधी के 300 हाथी बुरी तरह घबरा गए और पीछे मुड़कर अपनी ही सेना को कुचलने लगे। एकदम ब्रिलियंट मिलिट्री स्ट्रैटेजी। अब कहानी में एंट्री होती है नई पीढ़ी की, हुमायूं और उसके बाद उसके बेटे अकबर की। ये एक पिता और पुत्र के बिल्कुल अलग-अलग किस्मत और अप्रोच की कहानी है। बाबर के बेटे हुमायूं की किस्मत काफी खराब रही। शेरशाह से हारने के बाद उसे अपना साम्राज्य खोना पड़ा और पूरे 15 साल तक देश से बाहर वनवास में रहना पड़ा। 1555 में उसने किसी तरह वापस दिल्ली पर कब्जा किया, लेकिन किस्मत देखिए, उसी साल अपनी ही लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मौत हो गई। इसके बाद पूरा साम्राज्य आ गया 12 साल के अकबर के कंधों पर, जिसे उसके वफादार सेनापति बैरम खां का पूरा सपोर्ट मिला। अब जरा इस हैरान कर देने वाले आंकड़े को देखिए, 25 लाख। 1568 में चित्तौड़ के अभेद्य किले को जीतने के बाद अकबर का साम्राज्य 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर के विशाल इलाके में फैल चुका था। अकबर एक बेहद एम्बिशियस रूलर था, जो पूरे हिंदुस्तान पर अपना परचम लहराना चाहता था। अकबर की इस रफ्तार का राज उसकी सेना का मॉडर्नाइजेशन था। उसने दूर से मार करने वाली मैचलॉक बंदूकों का इस्तेमाल किया, बेहद धारदार दमिश्क स्टील के हथियार बनवाए और यहां तक कि अपने युद्ध वाले हाथियों को लोहे के कवच पहना दिए। इसके अलावा मजबूत किलों को तोड़ने के लिए अंडरग्राउंड सुरंगें खोदने की तकनीक भी उसने बखूबी इस्तेमाल की। एक और दिलचस्प बात बताऊं, अकबर खुद पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसे इंजीनियरिंग और वास्तुकला का बहुत शौक था।
उसमें फतेहपुर सीकरी नाम का एक पूरा का पूरा नया शहर बसाया, जिसमें उस समय की बेहद एडवांस्ड वाटर डैम तकनीक इस्तेमाल हुई थी। लेकिन एक बड़ी मिस्ट्री ये है कि इतना शानदार शहर बनाने के महज 16 साल बाद ही इसे हमेशा के लिए वीरान छोड़ दिया गया। अब आते हैं उस दौर पर जिसे हम मुगलों का गोल्डन एज या स्वर्ण युग कहते हैं। जहांगीर और खासकर शाहजहां के समय में दौलत और कला अपने एकदम टॉप लेवल पर पहुंच चुकी थी। इस डेटा पर गौर कीजिए, यह बहुत कुछ कहता है। शाहजहां के शासनकाल के दौरान पूरी दुनिया के कुल ग्लोबल प्रोडक्शन का 25%, जी हां, पूरी दुनिया का 1/4 हिस्सा अकेला भारत प्रोड्यूस कर रहा था। हिंदुस्तान आर्थिक तौर पर अभूतपूर्व रूप से ताकतवर हो चुका था। और इसी बेहिसाब दौलत का नतीजा थी वो वास्तुकला जो आज भी पूरी दुनिया को हैरान करती है। ताजमहल, लाल किला, मोती मस्जिद, दीवाने आम दीवाने खास और बेशकीमती मयूर सिंहासन। शाहजहां ने देश की इस विशाल इकोनॉमी को एक ऐसे कलात्मक स्वर्ण युग में बदल दिया जिसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन हर उफान के बाद एक ढलान जरूर आती है। अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, औरंगजेब और मुगलों का पतन। ये वो दौर था जब सत्ता पाने की क्रूरता ने पूरे साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। 1658 में औरंगजेब ने सत्ता हासिल करने के लिए जो तरीका अपनाया वो उसके पिता और दादा के दौर से बिल्कुल अलग और बहुत ज्यादा हिंसक था। उसने अपने ही बड़े भाई दारा शिकोह को हराकर मार डाला और अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया। ये मुगलों के अंत का पहला सबसे बड़ा सिग्नल था। सत्ता में आते ही औरंगजेब ने कई ऐसी असहिष्णु नीतियां लागू की जिन्होंने साम्राज्य को अंदर से तोड़ना शुरू कर दिया। मंदिरों को तोड़ने और जबरन धर्म परिवर्तन जैसी नीतियों की वजह से पूरे देश में बड़े पैमाने पर विद्रोह शुरू हो गए। मराठा, राजपूत और कई अन्य क्षेत्रीय ताकतों ने सीधे तौर पर हथियार उठा लिए और बगावत कर दी। 1707 में औरंगजेब के निधन के बाद तो जैसे ताश के पत्तों की तरह साम्राज्य ढहने लगा। बहादुर शाह प्रथम के थोड़े समय के राज के बाद जहांदार शाह और फर्रुखसियर जैसे कई कमजोर राजा एक के बाद एक गद्दी पर बैठे। कोई स्टेबिलिटी नहीं बची। इसी आपसी खींचतान का पूरा फायदा उठाया अंग्रेजों ने और आखिरकार 1857 में अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय के साथ भारत से इस विशाल मुगल साम्राज्य का आधिकारिक तौर पर अंत हो गया। तो ये था वो पूरा सफर। सैन्य प्रतिभा और बेशुमार दौलत से खड़ा किया गया पूरे 300 साल का साम्राज्य अंततः अपने ही अंदरूनी संघर्षों और पॉलिसियों की वजह से ढह गया। यह हमें एक बहुत बड़ा सवाल सोचने पे मजबूर करता है। आखिर किसी भी महाशक्ति को सच में अजेय क्या बनाता है? सिर्फ पैसा और मिलिट्री पावर या फिर कुछ और? इस बारे में जरूर सोचिएगा। हमारे साथ इस एक्सप्लेनर का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।